राज्य संबंध पढ़ रहे थे, भाग 11, केंद्र और राज्य का संबंध। आपके देश में बहुत अच्छी तरह से शक्तियों का बंटवारा है। कैसी व्यवस्था है ये? संघात्मक। और हमने कल पढ़ा था हमारे यहाँ केंद्र सूची है, राज्य सूची है, संवर्ती और एक ब्लैंक लिस्ट थी जिसको हमने कह दिया अवशिष्ट शक्तियां, रेजिडुअल या रेजिडुअरी पावर्स, रेजिडुअरी या रेजिडुअल पावर्स। इन शक्तियों में एक चीज जो हमें समझनी थी, आप बातचीत बिल्कुल बंद कर दो। केंद्र के तो 100 के 100 इसके, राज्य के 61 में भी ये काम कर सकती है। अगर राज्यसभा कह दे कि भाई ये टॉपिक राज्य की जगह देश के हित के हैं, तो 1 साल तक हमें याद है ना, राज्य सूची के विषय पे कौन काम कर सकती है? केंद्र। संवर्ती पे दोनों काम करती हैं, लेकिन अगर विरोध हो गया तो किसकी चलेगी? केंद्र। और इस रेजिडुअरी पावर्स में तो बनानी नीति सारी ही संसद को है, और संसद किसके काम करती है? केंद्र के। यानी देखने में अगर इसको देखें तो डिवीजन ऑफ पावर है, लेकिन आपका जो झुकाव है ना वो केंद्र की तरफ है। इसलिए आप कहते हैं आपकी व्यवस्था एकात्मक की तरफ झुकी हुई है। लेकिन ऐसा न्यायपालिका के टाइम पे आपने नहीं पढ़ा। आपकी न्यायपालिका एकात्मक नहीं है, बल्कि कैसी है? हाँ, एक तरफ झुकाव नहीं है, एकीकृत है। एकीकृत में पावर का इस तरह से बंटवारा नहीं है। हाँ, आपके यहाँ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अदर सबऑर्डिनेट या छोटे न्यायालय हैं, लेकिन आपके यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसकी पावर ये यूज करेगा। नहीं, आप इसकी पावर ये यूज करेगा, इससे आप खफा हैं तो आप यहाँ जाएंगे, ये अपनी पावर यूज करेगा। फाइनल पावर किसके हाथ में है? सुप्रीम कोर्ट। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ के काम सारे करेगा। मंगवा सकता है फाइल, लेकिन काम सुप्रीम कोर्ट अपने करता है, हाई कोर्ट अपने और अदर्स अपने। जबकि आपके यहाँ सबका झुकाव फाइनली किस तरफ जाकर दिखता है? केंद्र। न्यायपालिका को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 356 लगाएं, आप कुछ लगाएं, वो अपने काम अलग से करेगी। तो हमारे यहाँ बंटवारा है केंद्र राज्य के बीच में बहुत सारी चीजों का। कल हमने प्रशासनिक पढ़ा था। कल क्या पढ़ा था? 3 तरह के बंटवारे थे ना। कल किस पेज पर थे हम? पेज नंबर 167, क्योंकि एक एक करके एक्सप्लेन कर रखा है ना ये। 167 पर। अच्छा, अवशिष्ट शक्तियां पेज नंबर 167 पे सेकंड पॉइंट शुरू करना था। ठीक है, हम पढ़ रहे थे राष्ट्रीय हित, राज्य सूची के विषय पर संसद की व्यवस्था। इसकी हेडिंग थी राज्य सूची। इसमें संसद क्या कर सकती है? पहले छोड़ो किताब को, पहले बताओ राज्य सूची में कितने विषय हैं? सारों पे काम करता है राज्य, लेकिन अगर वो देश हित का हो तो क्या केंद्र भी काम कर सकता है? वो देश हित का कौन डिसाइड करेगी? लोकसभा या राज्यसभा? राज्यसभा। इसीलिए राज्यसभा उच्च सदन है, क्योंकि वो राज्य सूची के किसी विषय को उठाकर केंद्र को सौंप सकती है। एक पॉइंट ध्यान से समझना, राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को उठाकर और किसको सौंप सकती है? केंद्र। लेकिन ऐसा विषय सिर्फ कितने साल के लिए? 1 साल। 1 साल के बाद वो वापस राज्य सूची में ही आ जाएगा, क्योंकि कोई भी टॉपिक ऐसा कैसे होगा कि जन्मों जन्मों तक केंद्र की इंपॉर्टेंस में रहे। दूसरा पॉइंट, अगर 2 राज्य या 2 से ज्यादा राज्य इकट्ठे होके कहें कि हमारे इस टॉपिक पर आप काम कीजिए केंद्र को, फॉर एग्जाम्पल हरियाणा और पंजाब, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है पर सोच लो, इकट्ठे होके कहें देश को, केंद्र को कि हमारा पंचायती राज हमसे नहीं संभलता, हमारे बस की नहीं है पंचायत के विषय का डिवीजन करना या इलेक्शन कराना, आप देख लो। इन दोनों ने, पंचायती राज कैसा टॉपिक था? पंचायत राज्य सूची का है ना 61 में। इन्होंने दोनों ने कह दिया जी हमारे बस की नहीं है, आप देखो केंद्र को। तो उस कंडीशन में 2 या 2 से ज्यादा राज्य, मान लो और 2-3 इनके साथ यूपी भी आ गया, अगर ये कहते हैं, एक तरह की अर्जी लगा रहे हैं कि जी हम चाहते हैं हमारे पंचायती राज पे आप कानून बनाओ, तो उस कंडीशन में राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकता है। लेकिन ये केंद्र का बनाया कानून सिर्फ उन स्टेट्स में चलेगा जिन्होंने अर्जी दे रखी है। जबरदस्ती ये राजस्थान को नहीं खींचेंगे, तू भी वह हमारी बात मान। राजस्थान अपनी मर्जी से काम करेगा, जिसने एप्लीकेशन डाली है उनके यहाँ केंद्र कानून बना देगा। ये केंद्र का बनाया कानून वो चला लेंगे, वो मना नहीं करें, उन्होंने बनवाया है।
लेकिन जरूरी नहीं कि वो केंद्र के साथ ये राज्यों के साथ साथ बाकी सब में भी लागू हो। तो क्या कोई राज्य अपनी राज्य सूची के ऊपर नियम देश से बनवा सकते हैं? हाँ, अगर नियम बना दिया तो इस नियम में अगर आप संशोधन करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते, आपका संशोधन भी केंद्र ही करेगा। इसलिए सब सोचते हैं अपना काम खुद ही ना कर लें, कहाँ अर्जी लगाते फिरेंगे। पहले अर्जी काम करवाने की लगवाओ, फिर काम को बदलने की लगवाओ। इससे बढ़िया अपनी राज्य सूची को खुद संभाल लो। तो कायदा तो कहता है कि 2 या 2 से ज्यादा राज्य, कोई राज्य अपना टॉपिक देश को सौंप दे, लेकिन देश अगर उस पर कानून बनाएगा तो उस कानून में संशोधन राज्य नहीं कर सकता। संशोधन कौन करेगा? केंद्र। तो मुझे खुद बताओ, कोई बनवाना चाहता होगा क्या? लेकिन 2 बार ऐसा हुआ है। 1950s के बीच में, 50 और 60 के बीच में आपके देश में 2 बार ऐसा हुआ जब कई राज्यों ने इकट्ठे होकर अपने टॉपिक किसको पकड़ा दिए? केंद्र को। आज ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, पहले ऐसा हो चुका है। कितनी बार? 2 बार। दोनों पॉइंट समझ में आ गए? ठीक है, देखो अगला पॉइंट वही है, पेज 167 पे आ जाओ। सेकंड है आपातकाल। आपातकाल वाला तो मैंने वैसे ही बता रखा है। आपातकाल में सारे नियम कौन बनाएगा? केंद्र। केंद्र के नियम कितने दिन चलेंगे? 1 साल। आपातकाल जिस दिन खत्म हो गया, अगर 352 है तो 6 महीने बाद स्वतः समाप्त। अगला पॉइंट देखो, पेज 167। हाँ बेटा, वो नियम है। आपातकाल की घोषणा पढ़ना, सेकेंड लाइन पीछे टिक कर लो। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा होता है राष्ट्रीय आपातकाल? 352। 56 तो राष्ट्रपति शासन है, ये राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहे हैं। अंडरलाइन कर लो, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए जाने की स्थिति में संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। चाइना अटैक कर देगा तो हर राज्य मर्जी चलाएगा या केंद्र की मानेगा? सारे नियम कौन बनाएगा? केंद्र। क्योंकि क्या लग गया देश में? आपातकाल। नेशनल इमरजेंसी अलग चीज है, राष्ट्रपति शासन अलग चीज है। ये टिक कर लो आगे। अधिकार प्राप्त हो जाता है, किंतु फिर पढ़ लो बस, संसद द्वारा इस प्रकार राज्य सूची के विषय पर बनाया गया कानून, अंडरलाइन करना, आपातकाल की समाप्ति के 6 महीने बाद प्रवर्तन में नहीं रहता। आपातकाल में देश ने राज्य सूची के ऊपर पावर लेके अपने हाथ में नियम बना दिया। कब तक चलेगा? आपातकाल जब खत्म होगा उसके 6 महीने के अंदर स्वतः समाप्त, फिर खत्म है। फिर राज्य अपना काम खुद चलाएंगे। राज्यों की सहमति। कितने राज्य सहमत होकर अपने टॉपिक को देश को सौंपेंगे? कम से कम 2 या 2 से ज्यादा। कितनी बार ऐसा देखा गया? 2 बार, लेकिन बहुत शुरुआत में, अब नहीं होता। पढ़ लो, कंसेंट ऑफ स्टेट्स। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के, इसको अंडरलाइन कर लो, 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल संकल्प पारित कर संसद से अनुरोध करें कि वो राज्य सूची के किसी विषय पर विधि का निर्माण करे, तब संसद राज्य सूची के उन विषयों पर विधि बना सकती है। ये विधि या कानून सबके लिए होगा या जिसने डिमांड की है बस उसके लिए? भाई मेरी मर्जी, मैं अपने राज्य में नहीं चाहता, मैं अपना चलाऊं, जिसने कहा है उनके लिए बना दो। आगे पढ़ लो, इस प्रकार संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों के अनुरोध पर, अंडरलाइन करना, पारित कानून को संशोधित या निरसित करने का अधिकार सिर्फ संसद को है, विधानमंडल को नहीं। तो ये वो वाली बात होगी कि अपनी पावर किसको सौंप दी? केंद्र। अब केंद्र की पावर आप वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन एक लंबा प्रोसेस चलेगा। तो इसलिए क्या करते हैं राज्य? तुरंत पावर देते हैं, नहीं देते? कितनी बार आज तक अपनी पावर दी? 2 बार। अगला पॉइंट पढ़ लो, राज्य विधानमंडलों द्वारा संविधान के प्रवर्तन के बाद, अंडरलाइन कर लो, अब तक केवल 2 बार राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का संसद को अधिकार दिया गया। ये पूछेंगे बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक आइडिया ले लो। 5 राज्य थे, मुंबई, एमपी, उड़ीसा, पंजाब, यूपी। इन्होंने कोई संपदा शुल्क पर कानून, कोई टैक्स के ऊपर कानून बनाने के लिए कहा था। और इसके बाद अगला कर लेना, पढ़ लो, 8 राज्य थे, 55 में पुरस्कार प्रतियोगिता कुछ था इनका इशू, जिसमें इन्होंने कहा था आप हमारे लिए काम कर दो। तो कोई भी स्टेट, कितने से ज्यादा स्टेट हो, 2 कम से कम या 2 से ज्यादा, इकट्ठी होकर किसको एप्लीकेशन दे? संसद को, कि हम चाहते हैं कि हमारे इस विषय पर आप कानून बनाएं। तब वो कानून बनाएगी। उस कानून को क्या राज्य सरकार चेंज कर सकती है? नहीं। चेंज भी कौन करेगी? संसद। तो ये अपनी पावर दूसरे को सौंप के फंसने का काम है, इसलिए करते नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाओ, अंतरराष्ट्रीय संधि या करार। अब एक राज्य है आपका सिक्किम, सबको पता है। क्या खास बात है? मान लीजिए आपकी पड़ोसी के साथ लड़ाई हो जाती है, तिब्बत किसके अधिकार में है? चीन। आपकी लड़ाई हो गई चीन के साथ, तो चीन की उस लड़ाई के बाद आप डिसीजन कुछ भी लेते हैं आनन फानन में,
कोई संधि करते हैं, हम मान लेते हैं चीन और भारत लड़ पड़े और इन दोनों की आपस में लड़ाई को रोकने के लिए कोई संधि हो गई, कोई करार हो गया, कोई समझौता हो गया, और वो समझौता सिक्किम से जुड़ा हुआ है, तो क्या केंद्र सरकार सिक्किम के सीएम से 100% बात करे या ना करे? अगर करे तो फिर तो कोई मानेगा ही नहीं। आपकी तो इंटरनेशनल बाउंड्री बहुत सारे राज्यों की है, हर कोई कहेगा क्यों मेरी मर्जी क्यों नहीं चलती। ये लिखित में है। अगर आप इंटरनेशनल ट्रेटी कर रहे हैं किसी भी देश के साथ, तो आपका हक पूरे देश पर है। आपका मतलब यहाँ केंद्र सरकार का, राष्ट्रपति का। उस कंडीशन में आपको सिक्किम के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है कि भारत की इज्जत बचाने के लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा। आपका हक है राष्ट्रपति का, आप सिक्किम को ऑर्डर दीजिए कि हमने चीन के साथ या भूटान, नेपाल के साथ ये करार किया जिसमें तुम्हें ये काम करने हैं। अगर ऐसा नहीं होगा ना, तो तुम खुद देखो, तुम्हारे गुजरात से लेके राजस्थान, हिमाचल, ये पूरा जो पंजाब, ऊपर कश्मीर, फिर इधर आ जाओ पूरी पट्टी, क्या ये विदेशी सीमा से टच नहीं है? तुम्हारा लैंड एरिया 15,200 किलोमीटर का, तो ये किन्हीं देशों के साथ ही तो टच होगा। तुम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, और इधर देखे तो सारा अपना नेपाल, भूटान, और नीचे उतरे तो बांग्लादेश, हर किसी के साथ तुम मर्जी से संधि कर सकते हो। मर्जी का मतलब किसकी मर्जी से? राष्ट्रपति। अगर हर एक स्टेट से पूछने लगे तो हर स्टेट में सरकार अलग है, मानेंगे ही नहीं, और इस तरह तो तुम्हारी लड़ाई अपने देश से ही नहीं निपटेगी। ये ऐसा ही हो जाएगा जैसा सेकेंड आरटीसी में जब हिस्सा लेने गए थे ना हम, तो अंग्रेज तो चुप बैठे रहे, हमारी अपनी तू में खत्म नहीं हुई। वहां जाके भी गांधी कुछ बोल रहे हैं, अम्बेडकर कुछ बोल रहे हैं, कुछ हिंदू महासभा, पता नहीं कितने, अंग्रेज बिल्कुल चुपचाप बैठ के देखते रहे कि अच्छे पागल है, लड़ रहे हैं। वो उसको बुरा भला यहाँ लड़ लें अलग बात है, देश के अंदर तुम 1000 बार लड़ो, लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रेटी होती हो ना, तो तुम सबसे बड़ा किसको मान लो? अपने राष्ट्रपति। तुमसे कोई सलाह नहीं करेगा कि सिक्किम तुम बताओ हम क्या करें, या कश्मीर तुम बताओ, फिर पूरा देश एक माना जाएगा। 15,200 देश के हैं, अलग अलग राज्यों के नहीं है। वही पॉइंट है अगला, अंतरराष्ट्रीय संधि या करार। संसद को, अंडरलाइन कर लो, संसद को किसी अन्य देश के साथ किए गए किसी संधि या करार के कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन हेतु संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बिना किसी राज्य की सहमति से ही विधि बनाने की शक्ति है, चाहे वो विषय राज्य सूची का ही क्यों ना हो। तो क्या इंटरनेशनल लेवल पे जब हम बातचीत करें तो क्या अपने एक एक राज्य की सहमति लेंगे? क्या नहीं, वो इंटरनेशनल। और राज्य को क्या, राज्य मना कर देगा कि तू, देश ने मेरे लिए कैसे कर दिया? मानना पड़ेगा। अरुणाचल की अगर कोई नीति बन गई तो अरुणाचल को माननी है वो, अगर वो इंटरनेशनल लेवल पे बनी है हमारे और चाइना के बीच में। नेक्स्ट है, राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर, ये तो आप जानते ही हो, संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर कौन सा आर्टिकल चलता है? 356। इसमें कोई मुझे एक्सप्लेन नहीं करना, ये आपको अच्छी तरह पता है। पहली बार कहाँ लगा था? पंजाब। कितने साल? लगभग 10 साल। कितने दिन निकले थे वो? लगभग 3510, लगभग 10 साल, 9 साल कुछ दिन, और 5 साल तो लगातार रहा था 1987 से 92। जबकि प्रावधान कितने साल का है? 1 साल। दो कंडीशन में 3 साल कर सकते हैं, अगर इलेक्शन कमीशन लिख के दे दे और 352 लगा हो, नहीं तो फिर चेंज करना पड़ेगा। अगला पॉइंट देखो, वही है, राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर अनुच्छेद 356, सेकेंड लाइन टिक करना। 356 में प्रावधान है, यदि कोई राज्य संघ की कार्यपालिका शक्ति के अनुपालन में असफल रहता है तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति को उस राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति प्राप्त। क्या राष्ट्रपति खुद विधि बनाता है? क्या, कौन बनाता है इसकी विधि? इसकी विधि संसद बनाएगी और नाम चलेगा राष्ट्रपति का, काम करेगा राज्यपाल या कोई एजेंट जो सचिव लेवल का होगा। लिख लो, यहाँ लिखो, विधि संसद बनाएगी। 356 लगते ही कानून संसद बनाती है, विधि संसद बनाएगी। जबकि सूची कौन सी है? ये राज्य सूची। भाई विधानसभा तो राज्य सूची भी काम करती है। इसके बाद आ जाओ, 304 छोड़ दो, वो नहीं पूछेंगे। 200 पे आ जाओ। 200 तुम्हें अच्छी तरह पता है, क्या था 200 बताना? राज्यपाल साइन ना करना चाहे किसके विधेयक पे? विधानसभा और विधान परिषद ने किसके पास भिजवाया? राज्यपाल। राज्यपाल को ठीक नहीं लगा तो ये क्या कह देगा? मैं इसको आरक्षित कर रहा हूँ। किसको पहुंचाऊंगा? राष्ट्रपति को। क्या राष्ट्रपति बाउंड है? साइन करेगा? करेगा? बिना कारण बताए कह देगा नहीं साइन करता, कोई कारण नहीं बताना। क्या राष्ट्रपति देश की लिस्ट पे मना कर देगा? देश की लिस्ट पे कितनी बार में? सेकेंड टाइम में। क्या बन जाता है? बाध्य।
और धन विधेयक पर पहली बार में राज्य पर राष्ट्रपति मना कर देगा और कारण भी नहीं बताएगा और कोई पूछ भी नहीं सकता। इसका मतलब पावर है इसके पास। ये टिक कर लो। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल किसी भी विधेयक के बारे में अपनी सहमति देने से इनकार कर सकता है और उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति बिना कोई कारण बताए विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है। तो राज्यपाल कैसे विधेयक को रोकता होगा जिसमें कि उसको लगता हो कि पारित होने नहीं देना, फिर किसको बता देता होगा? राष्ट्रपति। क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति की बॉन्डिंग अच्छी होती है या 36 का आंकड़ा इनका बहुत बढ़िया होती है? ये एक ही पार्टी के होते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अगर एक पार्टी के हैं तो राष्ट्रपति की मर्जी से प्रधानमंत्री की मर्जी से राज्यपाल बनते हैं, असली तो प्रधानमंत्री की मर्जी से। पेज 168 पे आ जाओ। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक का मतलब है पावर्स वाले। आपके देश में 3 लिस्ट हैं, सब जानते हैं। केंद्र सूची, इस पे काम कौन करेगा? केंद्र। राज्य सूची पे कौन करेगा? राज्य। संवर्ती पे काम करेंगे दोनों। लड़ पड़े तो बात मानी जाएगी केंद्र की। यही प्रशासनिक संबंध है। देखो भाग 11 टिक करो। भाग 11 अनुच्छेद 256 से 263। अगला पॉइंट टिक करना अनुच्छेद 73, बस पढ़ लो इसको, आगे टिक कर लो। केंद्र की प्रशासनिक शक्ति उन विषयों तक सीमित है जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो संसद किस पे कानून बनाती है बताओ जरा? केंद्र सूची पे। लिख लो यहाँ केंद्र सूची। कॉमन सेंस है कि संसद केंद्र सूची पे ही बना सकती है। अगला पॉइंट टिक करना। राज्यों की प्रशासनिक शक्तियां उन विषयों तक हैं जिन पर राज्य विधानसभा कानून बनाने का अधिकार रखती है। तो विधानसभा किस पे कानून? राज्य सूची पर। लिख लो राज्य सूची। अगला पॉइंट पढ़ो। प्रशासनिक संबंधों में केंद्र को राज्यों के ऊपर नियंत्रण रखने का अधिकार है। अपने अपने काम करो, लेकिन राज्यों पे नियंत्रण कौन करेगा? केंद्र। क्या राज्य इंडिपेंडेंट है या डरपोक हैं, दबे रहते हैं? असलियत क्या है? इंडिपेंडेंट है तुम्हारे राज्य? क्यों राज्य सूची पे क्या हर टाइम खड़ा रहता है क्या केंद्र? तुम्हारे राज्य स्वायत्त हैं, इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस हैं। लेकिन अगर देश पे कोई दिक्कत आ गई 352, तब स्वायत्तता खत्म हो जाती है। फिर वो पावर किसको चली जाती है? केंद्र। अब खुद सोचो, क्या 61 विषयों पर राज्य काम नहीं करता क्या? तो क्या कहोगे तुम? ये जिम्मेदारी अपनी खुद निभाता है या केंद्र निभाता है? खुद निभाता है। लेकिन इमरजेंसी के टाइम उसका काम कौन करता है? केंद्र। ये टिक कर लो। प्रशासनिक संबंधों में केंद्र को राज्यों के ऊपर नियंत्रण रखने का अधिकार है, किंतु इसके बावजूद राज्यों को स्वायत्तता और जिम्मेदारी का बड़ा क्षेत्र मिला है। किसको कहोगे राज्य की जिम्मेदारी? कौन सी लिस्ट? राज्य सूची। लिख लो यहाँ जहाँ लिखा है जिम्मेदारी, यहाँ लिख लो राज्य सूची। 61 विषय, तो 61 पे तो इन्हीं को काम करना है। वो तो क्या हुआ, इमरजेंसी आ गई। लास्ट इमरजेंसी कब आई थी? 75-77। तुम सोचो 40 साल प्लस हो गया उसको। 40 साल से तो कभी ये टाइम दोबारा नहीं आया। इसका मतलब राज्य स्वायत्त है कि नहीं है? है। किस टाइम पे इनकी स्वायत्तता छीन ली जाती है? जब देश में कोई इमरजेंसी, और ऐसा तो बहुत रेयर होता है। अगले इस पे आ जाओ हेडिंग पर। राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण की विधियां। क्या संघ राज्य के ऊपर नियंत्रण कर सकता है? करेगा ही करेगा। अभी पढ़ के आए तुम। कब नियंत्रण करेगा? जब तुम इंटरनेशनल संधि करोगे तो क्या देश का राज्य के ऊपर कंट्रोल है? देश अगर कह आया कि मेरे राज्य में ऐसा होगा तो ऐसा करना पड़ेगा। फिर आप ये नहीं है मुझसे तो पूछा ही नहीं, मर्जी तुम्हारी नहीं चलेगी इंटरनेशनल लेवल पे। जब हम किसी से ऋण लेते हैं ना, भारत, तुमने पढ़ा होगा विश्व बैंक से भारत ने इतने करोड़ रुपए का ऋण लिया, वो ऋण राज्य ले सकता है क्या? क्या हरियाणा वर्ल्ड बैंक से कह देगा मैं हरियाणा हूँ मुझे पैसे दो? कोई नहीं देगा। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे देश की साख से है। होगे तुम अमीर, कोई कह सकता है कि हरियाणा बहुत अमीर है, होगा अमीर, लेकिन हरियाणा को वर्ल्ड बैंक कभी उधार नहीं देगा। वर्ल्ड बैंक उधार देगा तो किसको देगा? इंडिया को। वो क्या जाने तुम कौन हो। इसलिए आपके देश में सर्वोपरि किसको माना जाता है? केंद्र को। आप जब बाहर बात करते हैं ना तो आप जीरो माने जाते हैं। कोई स्टेट कुछ नहीं है। बाहर की कंट्री तुम्हें जज करती है इंडिया के नाम से। जैसे खिलाड़ी जब जाते हैं तो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। वहां जाके कोई नहीं कहता कि जी मैं कुरुक्षेत्र के फलाने गांव से हूँ, वो कहता है मैं इंडियन हूँ। इसी तरह तुम्हारी इंपॉर्टेंस इंडिया के रूप में है, तुम्हारी साख, तुम्हारी वैल्यू इंडिया के नाम पे है। जब इंटरनेशनल ट्रेटी होती है तब भी, और जब तुम उधार मांगने जाते हो ना दुनिया में, तब भी तुम्हें पर्सनल कोई उधार नहीं देने वाला। तुम्हें उधार मिलेगा वर्ल्ड बैंक से या IMF से, तो किसके नाम पे मिलेगा? इंडिया के नाम पे। वही पॉइंट है। देखो, राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण की विधियां। पहला टिक कर लो, राज्यों का दायित्व।
क्या ड्यूटी है राज्यों की, क्या काम करेंगे राज्य, कौन सी सूची पर, अपने काम करो। अगर 2 राज्य मिलके कहें जी हमारी सूची पे आप काम कर दो, तो क्या केंद्र कर देगा? लेकिन उसमें चेंज केंद्र करेगा या राज्य करेंगे? केंद्र करेगा। पहला पॉइंट टिक कर लो, राज्यों का दायित्व, ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टेट। सेकेंड लाइन टिक करना इसकी, राज्यों को अपनी कार्यपालिका शक्ति का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे संसद द्वारा निर्मित कानूनों का पालन होता रहे। राज्य संसद का एंटी बने या उसके साथ सहयोग करे। ठीक है, इसके बाद अगली लाइन में पढ़ लो बस, हर राज्य का ये कर्तव्य है कि वो संसद के कानूनों को अमल में लाने के लिए हर संभव उपाय काम में लाए। अंडरलाइन कर लो, राज्यों का ये भी दायित्व है कि वो केंद्रीय प्रशासन में कोई बाधा उत्पन्न ना करें। राज्य अपने देश में केंद्र की टांग खींचे या सहयोग करे, ये सबकी जिम्मेदारी है। अगला टिक करो, केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है। क्या केंद्र सरकार इंस्ट्रक्शंस दे सकती है और राज्य उस इंस्ट्रक्शन को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? एक दिन अचानक से मोदी जी ने कहा 500 और 1000 के नोट बंद, तो क्या किसी राज्य ने इसको एंटी होके कहा कि मैं बंद नहीं करूंगा? सबने कहा, कह दिया तो मान लिया, ये वही बात है। अच्छा, क्या केंद्र किसी राज्य को या सारे राज्यों को महिलाओं की स्थिति के ऊपर काम करो, SC ST के ऊपर काम करो या अल्पसंख्यक के ऊपर काम करो, ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे सकता है? क्या राज्य उनको माने या ना माने? तभी आप देखो आपके देश में PM जितनी स्कीम चलाता है, चाहे वो महिलाओं की हो, बच्चों की हो, SC ST की हो, अल्पसंख्यक, हर राज्य उसको फॉलो करता है ना। अगर PM ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या सिर्फ हरियाणा के पानीपत ने फॉलो किया? यूपी, बिहार, हरियाणा सबने फॉलो किया ना, वही बात है। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट पे आ जाओ, मेन सी चीजें बस टिक कर लो। जो ये सर्कल बने हुए हैं 2 नंबर के नीचे, इसमें देखो सेकंड लाइन टिक करना, पढ़ पूरा लो। ऐसी योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने के लिए केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जा सकता है जो, अंडरलाइन करो, अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए। तो देश कहेगा भाई SC का कल्याण करो, तो हर राज्य देखेगा मेरे यहाँ SC है। आपके हरियाणा में कोई SC नहीं है, लेकिन यूपी में SC है, छत्तीसगढ़ में SC है, तो वो केंद्र की बात मानेंगे। अगला पॉइंट टिक करना, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को, इनके लिए भी काम करेगा क्या राज्य, ये ना करे? करना पड़ेगा, देश इंस्ट्रक्शन देगा, राज्य को माननी पड़ेगी। अगले पॉइंट पे आ जाओ, हिंदी भाषा के विकास के लिए केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश। तो चाहे भाषा का विकास हो, SC ST का, महिलाओं का, अल्पसंख्यक, सबका विकास के नियम कौन बनाता है? केंद्र। मानने किसको पड़ते हैं? राज्य को, ये लिखित में है। लास्ट पॉइंट टिक करना, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति की उद्घोषणा द्वारा राज्य के सभी या किन्हीं कार्यपालिका शक्तियों को अपने हाथों में ले सकता है। राष्ट्रपति शासन में सारे काम ले सकता है केंद्र या कोई उसकी मर्जी है, वो सारे ले या कोई काम छोड़ दे, उसकी मर्जी है। पेज 169 पर पहला पॉइंट टिक करना, अनुच्छेद 356, क्या नाम इसका? राष्ट्रपति शासन, अंडरलाइन कर लो। यदि राज्य की सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन न करे तो राष्ट्रपति ये घोषणा कर सकता है कि राज्य का संवैधानिक ढांचा विफल हो गया। इसका परिणाम ये होगा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू। अब मान लो केंद्र ने नीति बनाई कि हम अपने देश में महिलाओं, SC ST और अल्पसंख्यक के फायदे के लिए काम करेंगे, और कोई एक राज्य, एग्जाम्पल लेते हैं पंजाब कहे कि मैं तो नहीं करता ना SC ST का, ना अल्पसंख्यक, ना महिलाओं का, तो क्या ये चलता रहेगा? ये किसकी बात का उल्लंघन कर रहा है? अब केंद्र क्या कहेगा? संवैधानिक ढंग से काम नहीं कर रहा, क्या लगा देगा यहाँ? 356 मतलब राष्ट्रपति शासन। इस कंडीशन में ये अपने आप ना सीधा हो जाएगा। आगे भी राज्य देखेंगे कि हमें किसके निर्देशों को मानना है? केंद्र के निर्देश हमेशा फायदे की बात करेंगे, और खासकर इनके फायदे को तो खास ध्यान रखते हैं, तो इसलिए मना नहीं कर सकता कोई भी राज्य। आगे देखो, राज्य सरकारों को संघीय काम सौंपना। क्या संघ से जुड़े कोई काम राज्य को सौंपे जा सकते हैं? क्या राज्य सूची का विषय केंद्र को दिया जा सकता है? केंद्र का कोई विषय राज्य को दिया जा सकता है, लेकिन राज्य सलाह तो दे सकता है। भाई केंद्र को सलाह देने का काम तो कर सकता है। एक परिषद बना रखी है जिसका नाम है अंतरराज्यीय परिषद। अंतरराज्यीय परिषद बहुत पहले संविधान में लिखा था बना दो, आर्टिकल 263 में, बनाई नहीं, बहुत लेट जाके 1999 में इसका गठन किया। इसमें PM
प्लस 6 कैबिनेट मंत्री, ज्यादातर बड़े बड़े जैसे रेल मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री टाइप के, प्लस सारे राज्यों के सीएम, कितने राज्य प्लस यूटी में है, 30 में, 28 प्लस 2, और प्रशासक यूटीज के जैसे अंडमान निकोबार है या चंडीगढ़ है, इन सब की मीटिंग बैठती है और ये सब लोग बैठ के डिस्कस करते हैं देश का विकास कैसे हो। आप सब अच्छी तरह जानते हैं देश से विकास स्टार्ट नहीं होता, विकास स्टार्ट होता है ग्राम से, गांव से फिर ब्लॉक का विकास होता है, ब्लॉक से फिर जिले का, जिले से फिर राज्य का, और राज्य से फिर देश का। तो इस लेवल पे क्या हो रहा है ये देश को कैसे पता चलेगा? इसके लिए अंतरराज्य परिषद का गठन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल था कि भाई सब बैठो। अब ये देखो हर सीएम को पता होता है मेरे किस जिले में क्या चल रहा है, कहाँ प्रदर्शन, कहाँ क्या, कहाँ पंचायत कैसी है, ये सब लोग बैठ के अच्छी सलाह देते हैं। ये सलाह किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति मतलब मेन तो इन्हीं की बात मानेगा ना। तो आप ये मानो कि केंद्र में भी भूमिका है राज्य की। किस तरह की भूमिका है? सलाहकारी। क्या राज्य अपनी बात को थोप सकता है? केंद्र अपनी बात को थोप सकता है? बिल्कुल, केंद्र कहेगा ऐसा करो और करना पड़ेगा। अभी मैंने एग्जांपल दिया, इनके नियम किस किस के लिए नियम बनाए थे? एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं। क्या केंद्र कह सकता है कि तुमने काम नहीं किया 356 लगेगा? क्या राज्य ऐसी धमकी केंद्र को दे सकता है? उसको निर्देश क्या बल्कि सलाह देनी है, वो निर्देश भी देगा और आदेश भी देगा। ये टिक कर लो, संघीय कृत्य क्या है इसके। सेकेंड पॉइंट पे आ जाओ, अंतरराज्य परिषद का गठन, आर्टिकल 263 पढ़ेंगे। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय, कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए या केंद्र और राज्यों के बीच सामूहिक महत्व के विषयों की जांच और बहस करने के लिए राष्ट्रपति अंतरराज्य परिषद का गठन कर सकता है। अंतरराज्य परिषद का गठन, इसको अंडरलाइन कर लो, मई 1990 को किया गया। सोचो 1950 में किताब में लिखा था, किस आर्टिकल में? 263। इसको काम में कब लाए? 1990 में, एक अच्छा ग्रुप बनाने के लिए। अंडरलाइन कर लो, प्रधानमंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होता है। परिषद में प्रधानमंत्री और उसके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्री, इसके अलावा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के सीएम। कितने संघ राज्य क्षेत्रों में सीएम है? 2 में, लिख लो यहाँ। राज्य के नीचे लिखो 28 और संघ राज्य में लिखो 2, दिल्ली और पौंडीचेरी, सब जानते हैं। इनके सीएम और प्रशासक, प्रशासक कहाँ कहाँ होते हैं? चंडीगढ़ में है, अंडमान निकोबार, इस तरह के यूटीज में। आगे टिक करना, अंतरराज्य परिषद की भूमिका सलाहकारी है। सलाहकारी क्यों है? क्योंकि इसमें राज्य स्तर के लोग भी हैं। कौन सी चीज वो होती है कि भाई मैंने ऑर्डर दे दिया जिसमें देश के लेवल के आदमी हो, इसमें तो कौन कौन है? सीएम, गवर्नर और इस तरह के लोग, तो सलाहकारी है। इसका कार्य केवल सलाह देना है। पॉइंट क्लियर हो गया? देश किसको ऑर्डर दे सकता है? राज्य ऑर्डर नहीं दे सकते, क्या दे सकते हैं? सलाह, और वो भी जब बुलाए जाएंगे तब, बिना बुलाए सलाह भी नहीं देनी। अगली हेडिंग पे आ जाओ, अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज। आप सब अच्छी तरह जानते हैं ऑल इंडिया लेवल पर कितनी सर्विसेज हैं। ये किसकी देन है? ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज किसने बताया हमें इनके बारे में? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों का शौक था आईएएस, उस टाइम में वो इंडियन सिविल सर्वेंट, इंडियन सिविल सर्विसेज होती थी। आज जिसको आप कहते हो ना आईएएस आईपीएस, सब सारे सिविल सर्वेंट थे। इसका पेपर लंदन में होता था और पूरे का पूरा इंग्लिश मीडियम में। तो अपने लड़कों को वो शुरू से, जैसे ही उनके लड़के 13-14 साल के होते, उनका मेंटल मेकअप करते, तुम्हें तो राज करना है इंडिया में जाके, पढ़ो, खूब पढ़ो, अच्छी किताबें, अच्छी अंग्रेजी पे कमांड। 4-5 साल में उनको इतना तेज दिमाग बना देते कि वो सोच सोच के बड़े होते हैं हमें इंडिया पे राज करना है, इसलिए हमें सिविल सर्वेंट बनना है। पेपर क्योंकि उनके देश में होना है, उनकी भाषा में, तो वैसे भी आसान है। आपके देश के लोगों को कहा ठीक है तुम भी आके दे सकते हो, लेकिन इसमें लंदन जाना पड़ेगा और मीडियम क्या रहेगा? इंग्लिश। तुम्हारे यहाँ जब तक इंसान सोचे कि मैं पेपर दूंगा, इसकी एज मैक्सिमम 21 साल। 21 साल 1 महीने बड़ा हो गया तो पेपर नहीं दे सकता। अब आप खुद अपने आप को देखो, इतनी एज में तो वैसे भी मेच्योरिटी नहीं आती। बच्चा सोचे कि मैं कुछ करूं तब तक 21 का हो जाता है। अब वो जब तक सोचता कि मैं आईसीएस में सिविल सर्वेंट बन के इन अंग्रेजों को यहाँ से हटाऊंगा, तब तक उसकी उम्र इतनी हो गई कि उसको अंग्रेजी नहीं आ पाई। अब अंग्रेजी सीखने में 2 साल लगाएगा, उम्र निकल गई। ये तो कोई इक्के दुक्के सुभाष चंद्र बोस जैसे दिमाग के धुरंधर आदमी थे जो उनके देश में गए, पैसे वाला आदमी था वो भी,
उनके देश में गए, 1 साल वहीं रहे। लंदन में आज रहना भी इम्पॉसिबल है एवरेज परिवार का। आप ये देखो, आप में से कितने लोग सोचते हैं कि हम लंदन जाके रह सकते हैं? अभी नहीं सोच सकते, क्योंकि अब इतने 70 सालों बाद भी इतना पैसा नहीं है। उस टाइम में उस देश में रहना, वहां पढ़ाई करना और हर चीज को इतना सीख लेना कि उनकी इंग्लिश मीडियम में पेपर देके चौथा रैंक ले आना, ऐसे गिने चुने, उंगलियों पे गिन लो इतने ही नाम है बस। हमारे इस इंडिया में ना 21 साल तक समझ पैदा नहीं होती थी, वो अपने लड़कों को 13-14 से तैयार करे, तो हम उनको कहाँ कम्पीट कर पाते। इस सिविल सर्विसेज का फायदा आज आप देख रहे हैं कैसे इन्होंने हमें सिविल सर्वेंट्स दिए, हमें समझ आ गया कि काम करने के लिए पढ़ना लिखना जरूरी है। इसी को आप ब्यूरोक्रेट्स कह देते हैं। जो ये IAS लोग होते हैं ना, इन्हीं को आप कहते हैं ब्यूरोक्रेसी के हैं, ये बड़े पद पे बैठे हुए। इनमें से IAS और IPS ये अंग्रेजों के टाइम में है। IAS एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं, प्रशासन, और वो दूसरे पुलिस वाला। इसमें ही लोग आज DC लग जाते हैं और इसके लोग SP लग जाते हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पुलिस की कार्यवाही का मुखिया होता है जिले का, DC सारे प्रशासन का। भाई गांव में बिजली पानी व्यवस्था स्कूल ये सब देखता है। ये देखता है चोरी और हत्या और इस तरह की चीजें ना हो। आपके देश में IAS IPS से लोग चिढ़ते थे, कारण सारे अंग्रेज ही बनते थे। आपका तो इक्की दुक्की बार नंबर आता था, और वो भी कोई बहुत पढ़े लिखे अमीर लड़के का, वरना नहीं था। इन सर्विसेज को खत्म करने की बात उठी थी, अंग्रेज जाएंगे तो इनको हटा दो। तब सरदार पटेल ने कहा था मुझे चाहिए ये, क्योंकि मुझे क्या करना है, देशी रियासतों का एकीकरण, और वो कोई कम पढ़ा लिखा आदमी प्लान नहीं कर पाएगा। और भारत में अगर आपने ये हटा दिए ना, तो भारत डामाडोल हो जाएगा। और कहीं ना कहीं पटेल की बात बिल्कुल सच है, क्योंकि आज आप देखो आपके मंत्रियों की जो हालत है, आपके 99% मंत्रियों को अगर एक छोटा सा पेपर दे दो ना, तो शायद वो पास ना कर पाए। ये सच्चाई है। आप 10 सवाल इंग्लिश के, मैथ्स के, हिंदी के, अंग्रेजी के, GK के, करंट के डाल दो, तो उनमें से हो सकता है उनसे 10 भी सॉल्व ना हो। ये कोई मैं ऐसा नहीं कि मैं अपने बेस पे, ये आप सब भी जानते हैं ऐसा ही है। उनको इतना कैसे पता कि विदेश नीति क्या होगी, शैक्षिक नीति क्या होगी, बैंक प्रणाली कैसे सुधरेगी, देश की व्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी। इन सबके पीछे किसका दिमाग चलता है? जितने डिपार्टमेंट हैं, जितने तुमने सुने हैं, उन सब में क्या बनाए जाते हैं? सचिव, सेक्रेटरी। सेक्रेटरी बनाने से पहले ये बहुत टेस्टिंग कर लेते हैं। कोई भी IAS जब लगता है ना, फील्ड में जाता है, 4-5 साल एक एरिया में काम करता है वो, फिर उसको सीधे देश में दिल्ली बुला लेते हैं। दिल्ली बुला के उसको कोई किसी न किसी मिनिस्ट्री में काम सौंपते हैं। वो 4-5 साल के फील्ड के एक्सपीरियंस का यूज करता है, दिल्ली में बैठ के किसी एक मिनिस्ट्री में काम करके, फिर वापस भेजते हैं, 4-5 साल फिर काम करके आ। अब उसको एक्सपीरियंस और वहां बैठने का दोनों चीजों का ज्ञान है। वो फिर आके काम करेगा, फिर वापस बुला देंगे मिनिस्ट्री में, फिर यहाँ काम कर। यानी एक रिच एक्सपीरियंस से भरे हुए जो अधिकारी होते हैं ना, जिनकी 20 साल की सर्विस हो गई, 25 साल की सर्विस हो गई, मान लो कोई 25 में लगा था और 25 साल की सर्विस कर गया, 50 साल का हो गया, और तेज दिमाग है, सरकार की हर बात को तुरंत पकड़ता है, अच्छी सलाह देता है। जब मिनिस्ट्री में जाता है तो ऐसे लोगों को उठा के क्या बना लिया जाता है? सचिव। और देश में सबसे बड़ी सरकारी नौकरी है भारत सरकार का मुख्य सचिव। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर चीफ सेक्रेटरी है ना, तो इससे बड़ी सरकारी नौकरी भारत में नहीं है। और ये वो बनता है जो देश का कोई सरकार की नजरों में बेस्ट IAS होगा। IAS बेस्ट वो बिल्कुल नहीं होते जो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत काम करते हैं। जो सरकार के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं ना, सरकार के लिए वही बेस्ट होते हैं। तो रेल सचिव, पर्यावरण सचिव, वित्त सचिव, विदेश सचिव, जितने तुमने नाम सुने हैं, जितने मंत्री हैं, उन सबके पास क्या मिलेगा? और सचिव ही पॉलिसी मेकर है। तो आपके देश में ऑल इंडिया सर्विसेज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये अधिकारी हैं, पूरे देश को चलाते हैं। और इसमें पहले सिर्फ 2 थे, IAS IPS। आजादी के बाद 1966 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का भी आपने काम देखा। और फॉरेस्ट सर्विसेज में ये जो वन, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़े हैं ना तुमने, ये सारे यही लोग संभालते हैं, उसके मुखिया होते हैं ये। तो आज 3 चीजें हैं, IAS IPS IFS। एक इंडियन फॉरेन सर्विसेज होती है, लेकिन वो ऑल इंडिया नहीं है। ऑल इंडिया पूछेंगे तो सिर्फ 3 के नाम टिक करना, IAS IPS IFS। IFS 2 होते हैं, एक फॉरेस्ट और एक होता है फॉरेन। फॉरेन वाली को आप कहते हैं ये सेंट्रल सर्विस है, ये अखिल भारतीय नहीं है, ये केंद्रीय सेवा है। केंद्रीय सेवा का स्तर थोड़ा सा नीचे माना जाता है, बजाय किसके? इनके सारे एग्जाम कंडक्ट करता है, आप सब जानते हैं, UPSC।
यूपीएससी आपके देश का सबसे बड़ा और जहां इंटेलिजेंट लोग बैठते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ कोई इस तरह का नहीं कि अनपढ़ अंगूठा छाप बैठ जाएगा। ये हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं और इनका देश में सबसे बड़े जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, उनको कंडक्ट करते हैं। ये आईएएस आईपीएस के अलावा आपको पता होगा असिस्टेंट कमांडेंट और इस तरह के बड़े लेवल के एग्जाम भी कौन कंडक्ट करता है? यूपीएससी। दूसरा, कहाँ किस अधिकारी को पदोन्नति देनी है, इन सबकी फाइल भी यही तैयार करते हैं। तो बहुत सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है, इसीलिए इसमें ज्यादा लोग रखे जाते हैं। बोर्ड होता है कमीशन पूरा, इसमें एक अध्यक्ष होता है और 9 या 11 जरूरत के अनुसार इसके मेंबर्स होते हैं। ये सब बड़े लेवल के अधिकारी हैं, इसलिए इन सब की नियुक्ति आपके देश का राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति करता है और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति उसकी भर्ती करता है जिससे कौन खुश रहता है? प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि नाम हमेशा पीएम और मंत्री परिषद ही आगे बढ़ाते हैं। समझ में आ गया? ये जैसे देश में काम होता है ना, ऐसे स्टेट में भी काम होता है। उसे हम कहते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। हर स्टेट का अपना एसपीएससी है, यूपीएससी यूनियन, ये स्टेट। अगर कोई राज्य फील करे कि यार मेरे पास ना तो इतने लायक लोग कि मैं एसपीएससी में भर्ती करूं और ना मेरे पास इतना पैसा, तो ये 2 राज्य मान लो छोटे छोटे कहते हैं हमारे बस की नहीं है ये एसपीएससी बनाना, इसमें किसको हम भर्ती करेंगे, कहाँ से कैसे क्या कंडक्ट कराएंगे। तो ये एप्लीकेशन लिखेंगे और ये संसद भवन केंद्र को कहेंगे कि जी आप ही हम दोनों के लिए, हम दोनों के बस की नहीं है, ना हमारे पास आदमी ना हमारे पास सिस्टम, ना हम पेपर करा सकते, आप हम दोनों का साझे का संयुक्त बना दो। तो देश फिर कहेगा ठीक है मैं इसको देख लेता हूँ, मैं संयुक्त बना देता हूँ। हर स्टेट में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्ति जो होती है ना, वो राज्यपाल करता है। लेकिन यूपीएससी और अगर किन्हीं 2 राज्यों ने या 3 ने अपना संयुक्त पब्लिक सर्विस कमीशन बनवाया है तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करेगा, इनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। यूपीएससी और संयुक्त पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्ति हमेशा 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 राष्ट्रपति करेगा। ये संयुक्त है स्टेट का, स्टेट वाले की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। सिंगल स्टेट की राज्यपाल, और जहां 2 आ गए वहां कौन लेगा? जल्दी से पढ़ेंगे। अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं में चयनित व्यक्ति संपूर्ण देश में सेवा देता है। टिक कर लो, संपूर्ण देश में। तो आईएएस तो कहीं भी, लेकिन आईएएस पता है ऐसे तबादले नहीं होते। आईएएस जब बनते हैं ना तो इनके कैडर लिस्ट दी जाती है, भाई कौन सा कैडर तुम लोगे। जिसने जो कैडर ले लिया उसको 99.9% वही कैडर जिंदगी भर चलाना है। अगर वो 20 साल सर्विस देगा तो 20 साल वही कैडर मिलेगा। हरियाणा से सोनीपत से एक लड़की अनु दहिया का नाम आपने सुना होगा। हाँ, जब उन्होंने वो कैडर भरा ना तब वो कह रही थी मुझे नॉलेज नहीं, मैंने केरला भर दिया। उस टाइम दिमाग नहीं इतना यूज किया। आज वो केरला में ही है। अब वो सोचो जहाँ रह रही हैं सब केरलाइट्स हैं वहाँ, तो उनका पहनावा, खान पान, बोली भाषा सब अलग। जबकि वो देश में यूपीएससी की 2nd टॉपर थी और बस 4 नंबर की कसर थी फर्स्ट आने से। वो अगर चाहती हरियाणा तो पहली प्रेफरेंस में हरियाणा मिल जाता, हरियाणा नहीं तो राजस्थान लगते इलाके। लेकिन अब क्या मिला हुआ है? केरल। बदलेगा नहीं, ये बात कोई नहीं सुनेगा जी मुझे उस टाइम पता नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है कि जो कैडर मिल गया उसको आपको चलाना पड़ता है। कैडर बदलने के सिर्फ 2 कारण होते हैं, या तो आपको आपकी शादी किसी ऐसे आदमी से जो आईएएस और वो किसी और आसपास के कैडर में है, पति पत्नी के कैडर आसपास हो सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन है कोई डॉक्टर्स की बड़ी टीम, वो आपके डॉक्टर नहीं होंगे, यूपीएससी के भेजे हुए डॉक्टर, वो लिख के दे दें कि जिस स्टेट में ये आदमी या औरत रह रहे हैं वहां का एनवायरनमेंट इसके लिए चिंताजनक है, इसको बीमारी लग गई है। ये टीम ऐसी नहीं है कि आप गए डॉक्टर साहब 100 रुपए पकड़ो लिख दो, ऐसी नहीं है। ये असली वाले डॉक्टर है। ये देखेंगे अगर कुछ गड़बड़ है तो ये आगे कहेंगे हाँ ठीक है बदल दो, नहीं तो नहीं। कैडर बदलना कोई छोटा काम नहीं है, इसलिए ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी और इसका फायदा भी है। पता है क्या फायदा है? इनको कोई इनकी सीट से हटा नहीं सकता, हिला नहीं सकता। आईएएस ऑफिसर क्यों नहीं दबता? क्योंकि उसको पता है कि कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसकी नौकरी पे सिर्फ और सिर्फ कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। और वो भी कोई बहुत बड़ा चार्ज ऐसा हो कि बहुत ही बड़ी बात है, अदरवाइज सीएम हो या राज्यपाल हो कुछ नहीं बिगाड़ सकते किसी भी आईएएस अधिकारी का। आईएएस अपने दिमाग के बलबूते इज्जत पाता है। पर इंडिया में दिक्कत क्या है, रियलिटी क्या है? ये झुकते हैं। क्यों झुकते हैं? क्योंकि आपके देश में कहा जाता है डेमोक्रेसी की मोहमाया है सारी। डेमोक्रेसी किसको चुनती है? जो आपके क्या हैं, एमपी एमएलए। आप ही ने बनाया है ना ये, तो कहते हैं ये इसलिए हावी रहते हैं इन पे
क्योंकि इनको जनता ने भेजा है और ये अपने दिमाग के बलबूते आए। पढ़े लिखे आदमी के नजरिए से देखो तो ये ज्यादा काबिल हैं। ये तो कोई भी अनपढ़ अंगूठा छाप क्रिमिनल बन जाए, यहाँ ऐसे कोई अंगूठा छाप नहीं पहुंचता। लेकिन रियलिटी ये है कि जब भी ये आते हैं ना तो ये हमेशा सीधे खड़े रहते हैं, सल्यूट करते हैं, हाथ मिलाते हैं। यानी बिहेवियर को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनका रैंक नीचा है किसके मुकाबले, एमपी और एमएलए। जबकि उन्होंने कोई पेपर पास नहीं करना, कोई तैयारी नहीं करनी, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इनको कितना मुश्किल पेपर पास करना, फिर उसका मेंस देना, फिर इंटरव्यू देना और तब लिस्ट में नाम आना। ये आपके परमानेंट आदमी हैं, आपके देश की सेवा परमानेंट करेंगे 20-30 साल। ये हर 5 साल में बदल सकते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट दिखावट किसकी ज्यादा है, इन लोगों की। ब्यूरोक्रेसी की उतनी रिस्पेक्ट नहीं है। चलो देखें आगे। तो अखिल भारतीय सेवाओं में चयनित व्यक्ति संपूर्ण देश में 3 है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। 1961 गलत लिखा, क्या लिखना चाहिए 1966 लिख लो, यहाँ 1961 के पास 1966 लिख लो। अगला पॉइंट टिक करो, अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्ति और प्रशिक्षण का काम केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। कौन सा कमीशन बना रखा है केंद्र ने, यूपीएससी। आगे पढ़ लो, इसका नियंत्रण केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, अंतिम शक्ति केंद्र। अगला पॉइंट काम का है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। मान लो आईएएस की और टोटल यूपीएससी की वैकेंसी 800 है और फील करती है सरकार की यार आदमी कम पढ़ते हैं, हमें आदमी ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। तो कौन बढ़ा सकती है इसकी संख्या, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा। अजीब बात है, काम केंद्र का करेंगे लेकिन केंद्र इनकी संख्या नहीं बढ़ाएगा। कौन बढ़ाएगी, राज्यसभा। आईएएस आईपीएस नए अगर बढ़ाने हैं, यही पावर इसको कौन सा सदन बना देगी, उच्च सदन। 2 पावर दोनों पढ़ ली आपने। राज्य सूची के विषय को केंद्र को सौंप सकती है राज्यसभा, और राज्यसभा नए अखिल भारतीय सेवाएं सृजित कर सकती है। फटाफट से टिक कर लो, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने की शक्ति राज्यसभा को प्राप्त है। वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, अनुच्छेद 312, यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा राष्ट्रीय हित में संकल्प पारित करती है तो संसद को नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन की शक्ति प्राप्त होगी। संसद को शक्ति किसके कहने के बाद मिलेगी, राज्यसभा। तो पूछे नए आईएएस आईपीएस के रैंक कौन क्रिएट करेगी, राज्यसभा। यहाँ लिख लो, इसीलिए उच्च सदन है। मोदी जी नहीं बना सकते नए रैंक राज्यसभा बनाएगी, इसीलिए उच्च सदन। अगला पॉइंट टिक करना, अखिल भारतीय सेवाओं का मुख्य उद्देश्य, नेक्स्ट लाइन, अंतरराज्यीय सहयोग और समन्वय सुनिश्चित करना ताकि केंद्रीय नीतियों को समुचित रूप से क्रियान्वित कर सके। अगला पॉइंट टिक कर लो, संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग, जिसको क्या कहते हैं, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग। क्या राज्य साझे का बनवा सकते हैं, क्या राज्य साझे की अपनी वो बनवा सकते थे, हाई कोर्ट बनवा सकते थे ना, किसने डिसाइड किया था, संसद ने। सेम ऐसे ही अब संसद करेगी। अगले पेज पे आ जाओ, पॉइंट पढ़ो, यदि 2 या अधिक राज्य किसी समझौते के द्वारा और विधानमंडल द्वारा पारित इस आशय को सिर्फ पढ़ लो कि उनके लिए एक ही लोक सेवा आयोग गठित कर दिया जाए, सूचना से अंडरलाइन करो, संसद को अवगत करा दें तो संसद एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर देगी। अंडरलाइन कर लो 315। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन संसद मर्जी से करेगी या जब एप्लीकेशन आएगी, एप्लीकेशन कौन लिखेगा, वो राज्य जिनको बनवानी है। नेक्स्ट चेक करना, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा मतलब यूपीएससी, इंग्लिश में यूपीएससी, और संयुक्त आयोग मतलब ज्वाइंट कमीशन। अंडरलाइन कर लो कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल। तो पूछेंगे क्या राज्य के स्तर पे लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कभी राष्ट्रपति कर सकता है, तो तुम कहोगे हाँ, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, संयुक्त, जॉइंट होना चाहिए। ये भूलना नहीं है, वो घुमाने के लिए ऐसे प्रश्न कहेंगे। तो अब तुम्हारे दिमाग में है कि यूपीएससी राष्ट्रपति और कोई भी अगर एसपी एससी है राज्यपाल, लेकिन इस पॉइंट को छोड़ना नहीं है। संयुक्त अगर बनवा लिया तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा, ऐसा इसीलिए किया क्योंकि संयुक्त के 2 राज्यपाल होंगे, वो कहेगा मैं करूंगा, वो कहेगा मैं, तो दोनों में से कौन पावरफुल, लड़ेंगे आपस में, इसलिए कहा ना तू कर, ये काम कौन करेगा, राष्ट्रपति। बस लास्ट में आ जाओ, फटाफट से टिक करेंगे, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। मुझे बताओ टैक्स क्या वसूली है, वसूली शब्द कैसा लगता है, नेगेटिव ना,
वे वसूली करते हैं, नेगेटिव लगता है, लेकिन टैक्स वसूली है। टैक्स कोई खुश होकर नहीं देता, टैक्स वसूल किया जाता है। फिर टैक्स वसूली है तो इतने खुलेआम कैसे चल रही है ये वसूली? तो नेगेटिव होती है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो लोग अच्छा कमाते हैं, चाहे वो मेहनती हैं, लेकिन उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी है, जो पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं, नालायक हैं, निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, बेरोजगार हैं, उनका पेट भी आपको भरना है। तो हम क्यों भरें? क्योंकि इतिहास में ऐसा ही होता आया, जो अमीर आदमी है उसको अपनी टोटल कमाई का एक छोटा सा परसेंटेज गरीबों को देना पड़ेगा, चाहे वो ना चाहता हो। अब आप ये देखो, आपके देश में जितने ये भत्ते मिलते हैं, इन भत्तों में SC ST के हैं या फिर OBC के हैं या महिलाओं के हैं, अनाथों के हैं, इनके प्रति भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। तो आपका नहीं, पूरी दुनिया के हर देश में राजा भी ऐसा करते थे। ये कह दिया जो 2.5 लाख से कम कमाते हैं वो बेचारों को जरूरत ही नहीं है कि वो टैक्स दें। 2.5 लाख का मतलब जानते हो तुम? अगर कोई 30,000 रुपए महीने के कमाता है तो उसके 3,60,000 बन गए, उसको टैक्स देना ही देना है। तो 30,000 में तो घर वैसे भी नहीं चलता। आप खुद सोचो, इतनी महंगाई में 30-40 में बहुत मुश्किल से घर खिंचता है। अगर थोड़ी सी नॉर्मल लाइफ जीनी है ना तो 50,000 रुपए चाहिए ही चाहिए। नॉर्मल का मतलब यहाँ ऐसा नहीं कि लेविश गाड़ी में घूमेंगे। 50,000 कमाने वाला एक बाइक मेंटेन कर लेगा, एक परिवार की छत के हिसाब से कि भाई रेंट पे रह सकता है, गांव में है तो थोड़ा बहुत जोड़ के लोन लेके अपना घर बना लेंगे, लाइफ जी जा सकती है। 30,000 में लाइफ चलनी भी बड़ी मुश्किल है। वो कहते हैं टैक्स हम लेंगे जब आपको कितने से ज्यादा मिलने लगेंगे? 2.5 लाख। अगर आपको 2.5 लाख से 5 लाख रुपए मिलते हैं तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, 1% कम रखा कि भाई 3 या 5% लेंगे। 5 लाख से 10 लाख मिलते हैं तो 20% लेंगे। और अगर आप 30 लाख से ज्यादा कमाते हैं तो आपको टोटल इनकम का कितना परसेंट देना है? 30%। अगर कोई एक आदमी 1 करोड़ रुपया कमाता है तो उसको 30 लाख उठा के तुरंत देने, लो जी आपके। क्यों? क्योंकि मैं 1 करोड़ कमाता हूँ, 30 लाख आप गरीबों में बांटो, अनाथ आश्रमों में दान दो। अब आपको सुन के लगेगा ठीक है, ऐसा ही लग रहा होगा ना कि ठीक है ये गलत है। अगर ये ना हो तो सड़कें कौन बनवाएगा? कोई एक आदमी तो सड़क नहीं बनवाता। आपके नेशनल हाईवेज हैं, पुल हैं, ट्रेन के ट्रैक है, कौन बिछवाएगा? ये सारा पैसा इकट्ठा करके ही आपके देश में क्या डेवलप किया जाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कर वसूलना ठीक है या गलत है? ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन बदले में क्या दो हमें? फ्री एजुकेशन दे दो, सबके स्कूलों का स्तर अच्छा बना दो, फ्री मेडिकल फैसिलिटी दे दो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो। बेशक आप 40% रुपए ले लो। दिक्कत पता कहाँ आती है? ये 30% लेके भी इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत ये कि गड्ढे में बाइक आ गई, एक्सीडेंट हो गया और किसी का जवान लड़का मर गया, फिर लगता है पैसा कहाँ गया। एजुकेशन के नाम पे सरकारी स्कूलों में कुछ सुविधा नहीं है, फिर लगता है कि पैसा वेस्ट जा रहा है। जब आप सुविधाएं दोगे ना तो विदेशी, आप तो बहुत कम करते हैं, विदेशी 40% ले लेते हैं टोटल का, लेकिन फिर उनकी सड़कें देखो, उनकी मेडिकल फैसिलिटी देखो। हमारे देश की मेडिकल फैसिलिटी बहुत खस्ता है। आप सबको पता है, सरकारी अस्पताल में अगर माँ आपको ले गए तो पता नहीं क्या होगा, लगता नहीं कि इलाज ढंग से करेंगे। इन सब चीजों को अगर आप करते हो ना तो आप पैसे लेने के हकदार हो। और ये करना किसकी जिम्मेदारी है? जो पैसे लेता है, सरकार की। इसलिए सरकार से क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से टिक मार्क करेंगे। कराधान की शक्तियों के विभाजन पे आ जाओ सीधे। अनुच्छेद 265 दिख रहा होगा, मिला? इसमें सेकंड लाइन पीछे टिक करना। कोई कर विधानमंडल द्वारा ही लगाया जा सकता है, कार्यपालिका, सरकार या प्रशासनिक आदेश नहीं। कर लगाने से पहले डिबेट होती है, मर्जी चलती है? डिबेट होती है। GST एक दिन में नहीं लगा था। कोई भी टैक्स सरकार नहीं लगाती, ध्यान से सुनो। टैक्स लगाएगी देश में संसद और राज्य में विधानमंडल। टैक्स कोई एक सरकार, कोई एक आदमी नहीं, या कोई ये नहीं लगा सकते प्रशासनिक अधिकारी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई कर विधानमंडल द्वारा ही लगाया जा सकता है, कार्यपालिका प्रशासनिक आदेश द्वारा नहीं। अगले पॉइंट में सेकंड लाइन टिक करना। कर एक सामान्य भार है, ये सबको सहन करना पड़ेगा जो पैसे कमाएगा। ये लोक प्रयोजन यानी जनता के फायदे के लिए अनिवार्य धन की वसूली है तो ये वसूल करते हैं जबरदस्ती, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि लोगों को आगे बढ़ाना है। शुल्क किसी विशिष्ट सेवा के बदले दिए जाने वाला धन, फीस। आपने कुछ सर्विस ली, उसके बदले आपने फी पे की, तो फी जो है ना ये विशिष्ट शुल्क है, ये टैक्स नहीं है। जो जैसे तुमने हमारे पास जब फीस जमा कराई तो उसमें एक सर्विस टैक्स हमें भरना पड़ता है। सर्विस टैक्स क्या होता है? अलग अलग है। जैसे पढ़ाने का सर्विस टैक्स है, डॉक्टर्स का सर्विस टैक्स है,
ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस टैक्स है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि आप सर्विस दे रहे हो और उसके बदले आप कोई शुल्क ले रहे हो, तो आपके ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा। अभी जैसे अगर 6000 फीस होगी ना, तो उस पर 1080 जाएगा सर्विस टैक्स। ये बंधा हुआ है, ये सरकार लेगी ही लेगी। फिर इसके बाद देखा जाएगा टोटल इनकम कितनी है, उस पे अलग से टैक्स लगेगा। अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। कोई भी आदमी अगर पैसे कमाता है ना, तो सरकार उसका 50% पैसा अपने पास रख लेती है इनडायरेक्ट तरीके से। बल्कि एक बार तो 58 तक पहुंच गया था ये, कि अगर 1 करोड़ रुपए कमाओगे तो 58 लाख इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स मिला के सरकार ले लेगी। दिक्कत टैक्स की नहीं है, दिक्कत तब है जब उसके बदले काम नहीं मिलता, वहां दिक्कत आती है। ये टिक करो फटाफट से। अगला पॉइंट, संघ सूची में वर्णित विषय। संघ सूची में कितने विषय थे? 100। तो उन पे टैक्स कौन लगाएगी? क्या सरकार टैक्स लगा सकती है? अभी मैंने क्या बताया, टैक्स कौन लगाएगी? संसद। फटाफट टिक करो। संघ सूची में वर्णित विषयों पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, लेकिन सरकार नहीं लगाएगी। आगे पढ़ेंगे। इन्हें संघीय कर कहा जाता है। 14 विषय है, सर्कल लगा लो, 14 विषय। और नेक्स्ट लाइन, केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। अब टैक्स लगाती सरकार है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर तरीके से पास करना बिल और ये सब किसका काम है? संसद का। अगला भी टिक करना। राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कर लगाने का अधिकार राज्यों को है। कुल 19 विषय। देश के पास कितने थे? 14 टैक्स के, और राज्य के पास 19। इन्हें राज्य कर कहते हैं, स्टेट टैक्स। यदि राज्य चाहे तो उनके द्वारा यह अधिकार केंद्र सरकार को ट्रांसफर कर सकती है। वो ऐसी स्थिति में केंद्र द्वारा संग्रहित कर राजस्व उस राज्य सरकार को दे दिया जाता है। तो इधर राज्य देखो कितना आजाद है। भाई मेरा साझे का हाई कोर्ट बना दो, किसको कह दिया? संसद को। फिर क्या कह दिया? अभी ऊपर क्या कहा था? मैं पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं बनाता, मेरा साझे का बना दो। अब क्या कह रहा है? मैं टैक्स इकट्ठा नहीं करता, आप कर दो। लेकिन वो कुछ टैक्स इकट्ठा करके अपने पास रख के बाकी राज्य को वापस करेगा। नेक्स्ट जल्दी से टिक करना। करों के संबंध में कोई समवर्ती सूची नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, शक्तियों का बंटवारा है पर करों के संबंध में समवर्ती सूची नहीं है। देश में कितने थे कर के वो टॉपिक, और राज्य में 19। क्या समवर्ती में है कोई? समवर्ती में वो दोनों लड़ेंगे, वो कहेगा मैं लूंगा कर, वो कहेगा मैं, तो अपने अपने अलग अलग रखो कर। ये टिक कर लो, समवर्ती सूची नहीं। अवशिष्ट विषयों पर कर लगाने का अधिकार किसको दे दिया? केंद्र। और केंद्र के कर कौन लगाएगी? संसद। लिख लो यहाँ, संसद लगाएगी। उपहार कर, समृद्धि कर, व्यय कर। और लास्ट में उधार की शक्ति और पढ़ लो एक पॉइंट पर, खत्म ये टॉपिक। पहला पॉइंट देखो 171 पर, संसद द्वारा बनाई गई विधि की सीमा के अंतर्गत भारत की संचित निधि की साख पर देश के भीतर विदेशों से या अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक संस्थानों से केंद्र सरकार को ऋण लेने का सामर्थ्य है। क्या राज्य सरकार किसी से उधार मांग सकती है? अगर राज्य मांगेंगे तो इतना मांग लेंगे फिर चुकाया ही नहीं जाएगा, और फिर क्या कह देंगे हमें क्या पता। फिर फंस कौन जाएगा? केंद्र। केंद्र ने कहा बाहर से नहीं मांगोगे, मैं मांग लूंगा बाहर से। नेक्स्ट पॉइंट में तीसरी लाइन पीछे टिक करना। कोई राज्य भारत के बाहर किसी से ऋण नहीं ले सकता। तो अगर उधारी मिलनी है तो कहां से मिलनी है? राज्य को, केंद्र से या किसी बैंक से।